स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व किया था। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 4.2 के सॉल्यूशन को सीखेंगे। ठीक है, कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से समीकरण द्विघात हैं, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कैसे बताते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण होगा। तो उसके लिए हमने आपको दो तरीके बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट का होगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट का होगा। दो फॉर्मेट बताए थे, उससे बताया था कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं और द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ये हमने सीख लिया था। अब इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने से मतलब स्टूडेंट एक्स की वैल्यूज, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स के मान निकालना ही द्विघात समीकरण को हल करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। यदि हम उनको गुणा करते हैं तो गुणा करके तो 10 आता है, और यहां से देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यानी कि हमें इसमें मध्य पद को स्प्लिट करना होता है, मध्य पद को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। देखो, गुणा करके 10 और घट के 3 आना चाहिए, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा 10 और घट के 3 आए। तो 5 दूनी 10, तो 10 के गुणनखंड हो गए हमारे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, करने का तरीका क्या है, इसे लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 की जगह हम बड़ा फैक्टर हमारा 5 है, 5 लिखेंगे। जो चिन्ह यहाँ पे है अचर पद के साथ में जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस लगाइए। तो इसके बाद में छोटा गुणनखंड यानी कि 2, और फिर स्टूडेंट x, और फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में या एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करें प्लस माइनस, माइनस 5 एक्स से गुणा कर देंगे 5x, माइनस और माइनस प्लस, 2 के अंदर x में गुणा करेंगे 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 पद है, दो पदों में से कॉमन लेंगे। पहले 2 पदों में x कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन लिया तो x की पावर 2 में से x बार आ गई तो x माइनस 5। आगे 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन, तो 2 से काटो तो x, 2 पंजे 10 बराबर 0, x माइनस 5 सारे में से कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, ये दोनों फैक्टर अगर सेम है तो आपके गुणनखंड सही हो रहे हैं, अगर सेम नहीं है तो गुणनखंड आपके ठीक नहीं है। ठीक है, x माइनस 5 सारे में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब लेंगे आप एक बार पहला फैक्टर, यदि x माइनस 5 बराबर 0। स्टूडेंट, क्यों ले रहा हूं मैं से 0? अब इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 है, ये 0 कब हुई होगी, या तो x प्लस 2 0 रहा होगा, अगर x प्लस 2 को 0 रखता हूं तब ये 0 हो जाएगा सारो, या x माइनस 5 को मैं 0 रखता हूं तब ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 5, यानी कि x बराबर 5। ठीक है, यदि दूसरे वाला फैक्टर 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू ही हमारे समीकरण के मूल है। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, लेते हैं सेकंड पार्ट, यहीं पर ही। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स, अब की बार इसमें शुरू में संख्या आ गई एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ में, पहले वाले में एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ में संख्या नहीं थी, तो आप 2 की गुणा करेंगे यहाँ पे, 2 छिक 12, तो यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े कि जिन्हें गुणा करके तो 12 आए, घट के 1 आए, तो 4 तियो 12, और 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो अंतर क्या मिलेगा, 1, तो अंतर हमें 1 मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें ये बड़ा फैक्टर है और ये छोटा फैक्टर। अब हमें कैसे पता चलता है बीच वाली संख्या घट के आएगी या जुड़ के आएगी, वो यहां से पता चलता है। अचर पद के साथ में अगर माइनस है तो जोड़ के आएगा, अगर माइनस है तो घटा के आएगा, प्लस है तो जोड़ के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं। तो 2x स्क्वायर या करके लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 तियो 12, पहले बड़ा फैक्टर 4, जो अचर पद के साथ में चिन्ह है वो चिन्ह, फिर छोटे वाला फैक्टर 3, फिर x, फिर माइनस 6 बराबर
जीरो। तो या स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर जीरो। दो दो में से कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले दो पदों में से कॉमन 2x कॉमन, तो अंदर x प्लस 2, यानी कि अगर हमने 2x कॉमन लिया तो अंदर 2x से भाग करते हैं स्टूडेंट। अब इसमें से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 लिया, -3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी आपके गुणनखंड सही होंगे। तो x प्लस 2 सारे में से कॉमन x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x, यहां से कॉमन ले ले तो बचा -3। अब ये पूरी क्वांटिटी जीरो कब हुई होगी, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तब ये सारा जीरो होगा। तो हम लिखेंगे यदि, एक एक को जीरो ले लेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर जीरो तो x बराबर -2। ठीक है, यदि 2x माइनस 3 बराबर जीरो तो 2x बराबर 0 प्लस 3 यानी कि 3, x बराबर 3/2। x की वैल्यू जो ही समीकरण के मूल होते हैं, x के मान ही समीकरण के मूल होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेते हैं थर्ड पार्ट, यहीं पे ले लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2। जब भी द्विघात के साथ में कोई संख्या हो तो उसकी लास्ट में वाले चर पद से गुणा कर देते हैं। तो गुणा देखिए बच्चों कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, 5√2 गुणा √2। ठीक है स्टूडेंट, तीनों के बीच में गुणा है तो 5 गुणा √2 की √2 में करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 रह जाएगा। √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो √2 की √2 में करेंगे 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके तो 10 आए और यहाँ प्लस है तो ये बीच वाला पद जुड़ के आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये घट के आता, यहाँ प्लस है तो 10 के ऐसे गुणनखंड गुणा करके 10 और जुड़ के 7, तो 5 दूनी 10 और योग कितना हो गया इनका, 5 प्लस 2 बराबर 7 स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आई। चलो करते हैं, इसे लिखेंगे या करके, या √2x² प्लस इस 7 की जगह पहले बड़ा फैक्टर 5, फिर जो सीन यहाँ पे अचर पद के साथ में वो, फिर छोटा फैक्टर 2, फिर x, फिर आगे जो का तो 5√2। कुछ स्टूडेंट गलती ना करें, यहाँ पे 10 ना लिखें, वो हमने गुना करके देखना है, केवल देखना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 × 12, तो 12 हमने देखना है, यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 ही रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं, या करके लिखते हैं √2x² प्लस 5x, x के अंदर गुणा करते हैं प्लस 2x प्लस 5√2। ग्रुपिंग करते हैं दो पदों में, पहले दो पदों में x कॉमन तो √2x प्लस 5। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा आगे कॉमन क्या आएगा, पता नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया है कि ये दो ब्रैकेट सेम होते हैं, तो इसके जैसा ही ब्रैकेट हमें वहां पे लेके आना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कॉमन क्या लेना है। देखिए लास्ट में क्या लाना है, 5। 5 कैसे आएगा, जब √2 हटेगा यहां से, तो इसका मतलब √2 हटाने का मतलब है √2 ही कॉमन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिक आई पसंद, √2 कॉमन आएगा, तो √2 कॉमन लेके आपको जो का तो लिख देना है जो इस ब्रैकेट में है, √2x प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने की मेथड है, ऐसे क्वेश्चन को टेकल कैसे किया जाता है। तो अब √2x प्लस 5 सारे में से कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 5 सारे में से कॉमन, यहां से कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, यहां से कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस √2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी पूरी क्वांटिटी 0 ही होगी। ठीक है, ध्यान करो कैसे 0 हुई होगी। तो अब लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे √2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी x की वैल्यू आ गई पहली। यदि, अब दूसरे वाला लेंगे, यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, यानी कि हमारे मूल आ गए x बराबर -5 बटे √2 और x बराबर -√2। x की वैल्यू ज्ञात करना ही समीकरण के मूल होते हैं, और ये मूल हमने गुणनखंड विधि से किए। तो इसके दो पार्ट हो रह चुके हैं, करते हैं आगे पार्ट नंबर 4th एंड 5th। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं, फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0।
अब 1/8 कैसे गुणनखंड जिन्हें गुणा करके 1/8 आए और प्लस करके 1 आए, तो स्टूडेंट दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में 8 है इसको हटाओ, तो दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर लो पहले, दोनों पक्षों में आसान हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, ठीक है भैया, कर दो 8 से गुणा, तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस गुना लास्ट में करेंगे, 16 एकम 16 गुना करके 16 के ऐसे फैक्टर जिन गुना करके 16 जुड़ के 8, तो 4 चौक 16 और जोड़ के आ जाएगा 4 + 4 दैट विल बी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो योग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अक्षर पद के साथ में प्लस है तो जोड़ के आएगा, अगर इसके साथ में माइनस है तो यहाँ ये घट के आएगा बीच वाली संख्या, बीच वाले टर्म को ही हमें स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मध्य पद को दो भागों में बांटकर ही गुणनखंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं 16x² माइनस 8 की जगह 4 + 4, अब बड़ा छोटा कुछ नहीं, दोनों इक्वल है, x + 1 = 0। नेक्स्ट लाइन में 16x, तो स्टूडेंट्स अब इसमें पहले दो पदों में 4x कॉमन, तो 4x - 1। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यही फैक्टर सेम आएगा, अब हमें नहीं पता कॉमन क्या है, प्लस का 4x आना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया चिन्ह बदल गए, अंदर के जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो 4x - 1 सारे में से कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया तो 4x, यहाँ से कॉमन लिया तो -1, तो दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब इसके मूल समान आएंगे, मूल समान आएंगे। अब इसकी पहचान बताऊंगा, कब मूल समान आएंगे इसकी पहचान बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यदि 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यदि दूसरे वाला फैक्टर 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, तो दोनों मूल कैसे आए, समान आए। स्टूडेंट दोनों मूल समान कब आते हैं, जब सेम गुणनखंड हो, 4 4 5 5 6 6, तब मूल हमारे समान आते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह का है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0, तो 100 की यहाँ गुना करो, गुना करके 100 और जुड़ के 20, 10 दिशाम 100, 10 गुना 10 20 हो जाएगा, 10 और 10 20, और 10 की 10 में गुना करके 100, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 100x² माइनस 10 + 10 इंटू x + 1 = 0। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है जिस तरह हमने फोर्थ पार्ट किया है। तो पहले दो पदों से 10 कॉमन, x भी कॉमन, तो 10x - 1, आगे -1 कॉमन, तो 10x - 1 = 0। 10x - 1 स्टूडेंट सब में से कॉमन आ जाएगा, 10x - 1 यहाँ पे बचेगा 10x - 1, तो सेम ब्रैकेट आए क्योंकि यहाँ पे फैक्टर 10 10 आए थे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यदि 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 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, तो ये पहला मूल आ गया। मूल का मतलब ही x की वैल्यू होता है, मूल का मतलब x की वैल्यू निकालना होता है। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, ठीक है। तो हमारे दो मूल आ गए, दोनों मूल ही समान है, जैसे यहाँ पे समान है यहाँ पे भी समान है, ठीक है स्टूडेंट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Before that, students, please pause the video to note it down. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमें दोनों का योगफल पता है, तो एक संख्या को मान लेंगे, दूसरी संख्या 27 माइनस हो जाए। स्टूडेंट्स मान लेंगे, माना एक संख्या x, संख्या x, इसलिए दूसरी संख्या स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। अब उसने कहा है
और गुणनफल 182 हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो स्टूडेंट्स दोनों संख्याओं की हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, x इंटू 27 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो स्टूडेंट्स x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो अनदर साइड ले जाएंगे या इसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का और 27x माइनस का, और प्लस का 182 पहले से ही है, तो स्टूडेंट्स इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब गुना करके 182 और प्लस करके 27, तो स्टूडेंट्स 14 और 13, 182 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 14 और 13, ठीक है। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा और गुणन की 182 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखते हैं हम साइन, अगर यहाँ पे प्लस क्या है तो ये राशि जोड़ के आएगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके आएगी। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 की जगह पहले बड़ा फैक्टर 14, फिर जो साइन यहाँ पे है प्लस, छोटा फैक्टर 13 और इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ग्रुपिंग करते हैं, दो पदों में कॉमन लेते हैं, दो पदों में कॉमन लेंगे तो पहले दो पदों में कॉमन x आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 14, नेक्स्ट माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 यहाँ से कॉमन, सभी से कॉमन ले लेंगे x माइनस 14, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी पूरी 0 कब हुई होगी, या तो x माइनस 14 0 रहा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी, या फिर x माइनस 13 0 रहा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी। यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू स्टूडेंट 14 आ गई। यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल 13। तो स्टूडेंट्स पहली संख्या हमारी 14 भी है और पहली संख्या 13 भी है, तो x के दो मान आ गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि यदि अगर मैं x की वैल्यू 14 लूँ तो इसका मतलब पहली संख्या 14 होगी। यदि पहली संख्या 14 है, पहली संख्या 14, तब दूसरी संख्या, भैया 27 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू मैंने 14 ली तो है 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 30। तो यानी कि पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 है। केस सेकंड, क्योंकि किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। केस सेकंड, यदि पहली संख्या हमारी 13 आ जाए, यानी कि x की वैल्यू 13 है, पहली संख्या 13, तब दूसरी संख्या हमारी स्टूडेंट्स, हमारी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमने 13 ली तो 27 माइनस 13 बराबर 14। तो स्टूडेंट्स ये दो केस बनते हैं, तो हमारी पहली संख्या 14, अगर 14 हमारी पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, अगर पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्या कहता है, वो कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर लेने हैं और धनात्मक लेने हैं। तो मान लीजिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है,
तो स्टूडेंट्स माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि क्रमागत धन पूर्णांक +1 करके आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि एक एक प्लस करके क्रमागत धन पूर्णांक आते हैं। तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक तब दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक स्टूडेंट x+1 होगा, x+1 होगा। प्रश्नानुसार क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, यानी कि सबसे पहले इनके हम वर्ग करेंगे और उनका योगफल करेंगे और वो 365 हो जाएगा। प्रश्नानुसार तो स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्ग करो और उनका योग करो। जिनके वर्गों का योग, पहले इसका वर्ग किया और फिर इसका वर्ग किया और वर्गों का योग किया, वो 365 के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा x² प्लस, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी कि दोनों की गुणा का दुगना, दोनों गुणा करेंगे तो x × 1x आएगा, उसका दुगना 2x आएगा स्टूडेंट्स, 365। तो स्टूडेंट्स x² और x² हो गया हमारा 2x² और प्लस 2x और प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इधर हमारा द्विघात पद बना है, उसके बाद x बना है। तो स्टूडेंट्स आप इस नंबर को भी इधर ही लेके आ जाओगे, -365 और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² प्लस 2x -364। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, या तो आप 2 कॉमन ले लो या पूरी समीकरण को 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2 से हम भाग कर देंगे, या पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो, 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कटा x², 2 से 2 कटा x और 364 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 182, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था 182। तो 182 के फैक्टर, 182 कैसे फैक्टर, जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ गया, यानी कि 14 और 13, दो फैक्टर आ गए, 14 - 13 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा स्टूडेंट्स। अब घटा के क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि घटा के इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो हमारा चर पद है उसके साथ में माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह है तो घटा के आएगा मध्य पद, यानी कि हमें मध्य पद को स्प्लिट करना है। तो x² प्लस यहाँ पे 1x है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 14 - 13 into x -182 = 0। स्टूडेंट्स x² प्लस 14x - 13x -182 = 0। 2 टर्म्स में स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, पहले 2 टर्म्स में x कॉमन तो x + 14 एंड -13 कॉमन तो x + 14 = 0। स्टूडेंट्स x + 14 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो याद करके लिखेंगे x + 14 सारे में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, अनदर ब्रैकेट में x - 13, यहाँ से ये कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से ये कॉमन लिया तो x - 13 बचा, और इज इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है स्टूडेंट्स। एक बार पहला ब्रैकेट 0 लेंगे, यदि x + 14 = 0 देन x = -14। स्टूडेंट्स इसके सामने लिख देंगे अमान्य, क्यों लिखा हमने इसको अमान्य, हम इसको मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा x है वो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव वाली नंबर, यानी कि जो नंबर धनात्मक हो प्लस की, लिख दिए तो माइनस हो गई, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा ब्रैकेट, यदि x - 13 = 0 देन x = 13, x = 13 आ जाएगा, ये हमारा मान्य है, इसको हम वैलिड लेके चलेंगे। तो इसलिए हमारा पहला क्रमागत धन पूर्णांक x था, तो हमारा पहला क्रमागत धन पूर्णांक 13 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहला
पहला कर्मागत धन पूर्णांक, कर्मागत धन पूर्णांक भैया बराबर x और बराबर इसकी वैल्यू है 13। तो पहला 13 आ गया। दूसरा कैसे निकलेगा? दूसरा कर्मागत धन पूर्णांक x + 1, यानी कि इसमें +1 करके आएगा। तथा दूसरा, यहाँ पे दूसरा लिख देंगे, दूसरा कर्मागत धन पूर्णांक बराबर x + 1। स्टूडेंट 13 + 1 दैट इज 14। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज सभी बच्चे जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री है तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री की अपोजिट साइड, जो सामने की साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण। ये हमारा कर्ण है और वो उसने दिया है 13 सेंटीमीटर। और ये हमारा लंब हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा लंब हो गया। और ये आधार जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है इसको बोलते हैं आधार, बेस। और ये हमारा लंब होता है परपेंडिकुलर। लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊंचाई भी कहते हैं। अब उसने कहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इस आधार से 7 कम है, ये इससे 7 कम है। तो मैं आधार को x मान लेता हूं तो वो x - 7 हो। तो स्टूडेंट्स मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई या लंब की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 7 कम x - 7, आधार से 7 कम। ये आधार हमारा x है, इससे 7 कम। तो स्टूडेंट्स हमारा आधार x हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। हमारी जो ऊंचाई थी वो x - 7 सेंटीमीटर हो गई, x - 7 सेंटीमीटर हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमें और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो स्टूडेंट्स एक नॉन कंडीशन होती है, एक नॉन कंडीशन, समकोण त्रिभुज की एक नॉन कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब कभी आपको समकोण त्रिभुज मिले तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर दोगे, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC, इसको नेमिंग कर लो इसकी ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कर्ण हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ करके हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे खोलेंगे x स्क्वायर तो जो का तो अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, दोनों की गुना का दुगुना, 7 की x में गुना करेंगे 7x और उसका दुगुना 14x, और इधर 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 169 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने जोड़ा x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
और ये हमारा 169 है, इसको भी हम इधर ले आए तो स्टूडेंट्स राइट साइड में 0 बचा। जब भी एक्स स्क्वायर का पद बने और एक्स का पद बने तो सभी पदों को एक तरफ ले लीजिए, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो स्टूडेंट्स 2x² माइनस 14x, 169 में से 149 घटाएंगे तो 120 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पूरी समीकरण 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग देने पर तो स्टूडेंट दोनों पक्षों में देते हैं भाग, 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग करेंगे तो x² माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। 2 से भाग करते चले जाओ हर एक पद को, ठीक है। 2 को 2 से भाग करा 1, 14 को 2 से भाग करा 7, 120 को 2 से भाग करा 60, तो गुना करके 60 और घट के 7, तो स्टूडेंट्स 12 पंजे 60, यानी कि 60 के फैक्टर हो गए 12 और 5, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं x² माइनस 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5 और इंटू x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x² माइनस 12x माइनस और माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स दो पदों में कॉमन, पहले 2 पदों में x कॉमन तो x माइनस 12, नेक्स्ट 2 पदों में कॉमन 5 तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x माइनस 12 सारे में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बचेगा। यदि पहला फैक्टर 0, यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। यदि दूसरे वाला फैक्टर, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू माइनस 5। ये अमान्य है, अमान्य। तो स्टूडेंट्स अमान्य क्यों है? अमान्य इसलिए है किसी भी मेजरमेंट के लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, अर्थात किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। आपसे ये कहा जाए इस बोर्ड की लंबाई जो है वो -5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स कभी सुना आपने इस तरह की चीज़? ठीक है, कि कभी आपने सुना है कि मेरी हाइट जो है वो -5 फुट 6 इंच है? कभी नहीं सुना होगा। हमेशा धनात्मक होती है, कोई भी माप हो वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारी x की वैल्यू 12 होगी। x की वैल्यू का मतलब समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7, ये देखो x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और करते हैं उसे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, किसी दिन उसको एग्जामिन किया, उसकी जांच की। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बर्तनों की संख्या निकालनी है आपको। तो स्टूडेंट्स मानते हैं, माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या बराबर x। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि प्रत्येक नग का मतलब है एक बर्तन की जो कीमत थी, ठीक है ना, इसलिए एक बर्तन की कीमत प्रश्न के अनुसार एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की जो कीमत है हमारी, वो कीमत कितनी थी स्टूडेंट्स? प्रत्येक दिन में बर्तन किए गए निर्माण, एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि जितने बर्तन बनाए हमने उसके दुगने से 3 अधिक है एक बर्तन की कीमत। जितने बर्तन हमने, बर्तन कितने बनाए x, तो उसके दुगने से, बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, समझ गया? आप समझ नहीं पाए तो दोबारा बता रहा हूँ। वो कह रहा है
कि जितने बर्तन आपने बनाए तो एक बर्तन की कीमत जितने बर्तन आपने उस दिन बनाए उसके दुगने से 3 अधिक थी। एक बर्तन की कीमत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तन हमने x बनाए तो उसके दुगने यानी कि 2 गुना x और उससे 3 ज्यादा। ठीक है। तो स्टूडेंट अब प्रश्नानुसार वो कहता है कि कुल निर्माण लागत कितनी? 90 रुपए। प्रश्नानुसार कुल लागत स्टूडेंट 90 रुपए। कितनी? 90 रुपए। यानी कि एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 रुपए है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3 रुपए है। तो x बर्तन की कीमत कितनी होगी? सपोज करो एक पेन 4 रुपए का है तो मैं आपसे पूछूं 6 पेन कितने के हैं, तो आप 4 में 6 की गुना करोगे। तो इसी तरह एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 है तो x बर्तन की कीमत इन दोनों का गुणनफल होगा। तो स्टूडेंट्स x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको 90 को इधर ले आओ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब 90 की 2 में गुना करेंगे तो स्टूडेंट इसी गुना 90 में करेंगे तो 180 मिलेगा। तो 180 कैसे फैक्टर की गुना करके 180 और घट के 3। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनेगा, क्या बनेंगे फैक्टर क्या बनेंगे फैक्टर। 180 के फैक्टर इधर करते हैं, नहीं मालूम, मिल गए 12 और 15, 12 और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 मिलेगा और दोनों की गुना करेंगे तो 180 मिलेगा। केवल स्टूडेंट इनकी गुना करके देखनी है, यहाँ 180 लिखना नहीं है आप लोगों को। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो दो में से कॉमन, पहले दो पदों में से कॉमन x कॉमन तो 2x प्लस 15। स्टूडेंट नेक्स्ट में से कॉमन माइनस 6 कॉमन तो 2x प्लस 15 तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 सारे में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यदि पहला ब्रैकेट 0 हो सकता है तो क्या होगा? यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। तो स्टूडेंट्स ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य दो कारण से होगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। बर्तन कितने आ गए? हमने x क्या माना? बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या माइनस 15 बटे 2 नहीं होगी। और वैसे भी 15 बटे 2 क्या होता है? 7.5। वो ये थोड़ा क्या कि हमारे घर में 7.5 बर्तन है या मैंने 8.5 बर्तन बनाए ना, या 8.25 बर्तन बनाए। पॉइंट में मापने होते इन चीज़ों की, ठीक है ना। बर्तन हुए, कपड़े हुए। कोई कहे मैंने 3.5 पैंट खरीदी, ऐसा थोड़ा ही होता है। 3.5 कमीज खरीदी, ऐसा नहीं होता। और एक ये नेगेटिव है, ऊपर से नेगेटिव है, मैंने -5 कमीज खरीदी, ऐसा भी नहीं होता। हमेशा इन चीज़ों की संख्या धनात्मक होती है। तो ये रिजेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि अब इसे लेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, 0 प्लस 6 हो गया। तो ये वैलिड है, ये धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। एक्सेप्टेबल है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल है, अच्छा जी, एक्सेप्टेबल है। जब एक्सेप्टेबल है तो लिख देंगे बर्तनों की संख्या 6, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर x और बराबर 6, यानी कि 6 बर्तन हो, ठीक है ना। बर्तनों की संख्या को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेसिबल है, ठीक है ना, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि एक बर्तन की कीमत एक बर्तन की कीमत भी पूछी थी। एक बर्तन की कीमत कितनी थी भाई? दुगने से 3 ज्यादा। जितने बर्तन आपने बनाए उसके दुगने से 3 ज्यादा। तो 2 × 12 = 3, 15 रुपए, यानी कि एक बर्तन की कीमत
15 रुपए थी। अगर हम जांच करें टोटल खर्चा उसने कहा था 90 रुपए है, तो 15 छिक्का 90, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें, उन्हें भी फ़ायदा मिले। ज़्यादातर मेरा उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को फ़ायदा मिले, तो इसलिए मैं काफ़ी अपना एफर्ट लगाकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में मिलते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।